विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुखर्जी मेंशन में अपराध, अध्याय 14। राज का खुलासा हुआ रात से सुबह तक। अगर तुम सिर्फ चुप रहो, सौमित्र ने कहा, अपनी कुर्सी को जोश में उछलते कौशिक घोष से थोड़ा दूर खिसकाते हुए, जो जोर जोर से पूरी जानकारी मांग रहा था। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। गैरेज ली ब्रिज रोड के बीच में है, बाईं तरफ नदी या नहर जो भी हो, उससे थोड़ा आगे। इसका नाम डॉली गराज है, क्योंकि इसमें एक कॉफी स्टॉल भी शामिल है। यह कोई बहुत बड़ा गैरेज नहीं है, वही आम किस्म, एक बड़ा सफेद रंग का शेड, टिन की छत, बिना किसी टाइल्स के। जब मैकेनिक प्लग ठीक कर रहा था, दरवाजे खुले थे, तो मैंने अंदर झांका और वहां एक कोने में कुछ डोरा जैसी और कुछ किसी डचेस जैसी, लेकिन स्पष्ट रूप से वही कर्नल नगेंद्रनाथ मुखर्जी की पुरानी यांत्रिक बग्घी खड़ी थी। पर क्या तुम पक्के तौर पर कह सकते हो? कौशिक घोष उत्साह से उछल पड़ा। बिल्कुल पक्का, सौमित्र ने दृढ़ता से कहा। मैंने खुद जाकर उसे देखा। गैरेज का आदमी भी इस चीज को देखकर उतना ही चकित था जितना कोई और हो सकता था। उसने कहा कि उसने अभी तक इसे ठीक से देखा नहीं था, लेकिन उसने अपने जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं देखी। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। मैं नहीं चाहता था कि बिना तुम्हें बताए इंतजार करूं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम लोग क्या योजना बना रहे हो। इसलिए मैंने गैरेज वाले से कहा कि मैं इसे एक संग्रहालय के लिए खरीदना चाहता हूं। उसने मुझे बताया कि जो लोग इसे लाए थे वे आज रात किसी समय इसे लेने वापस आएंगे। मैंने सोचा कि हम पहले ही वहां पहुंच जाएं और उनके आने का इंतजार करें। हो सकता है कि पुरानी कार अब किसी और के पास चली गई हो, लेकिन फिर भी बिल्कुल, कौशिक घोष उत्तेजित था। हम तुरंत वहां चलें, ठीक है? हम सब? निशिगंधा नहीं, पृथ्वीराज ने तुरंत कहा। जब उसने विनती भरी नजरों से उसकी ओर देखा तो उसने और दृढ़ता से जोड़ा, तुम मुखर्जी मेंशन में वॉन फेबर के गिरोह के साथ पहले ही बहुत झेल चुकी हो, और मैं ऐसा दोबारा होने का कोई जोखिम नहीं लूंगा। निशिगंधा ने हल्की मुस्कान के साथ उसे देखा, लेकिन उसने कोई बहस नहीं की। उसने तय कर लिया था कि उसके घर में पृथ्वीराज की बात ही अंतिम होगी। तीनों आदमी सौमित्र की छोटी रायली कार में निकल पड़े। पृथ्वीराज को बाकी दोनों के बीच असहज रूप से ठूंस दिया गया। कौशिक घोष मुस्कुराया। इस बार मेरे पास बंदूक है, उसने कहा। हमारे शांत देहाती सप्ताहांत ने मुझे इतना तो सिखा ही दिया। पृथ्वीराज चुप था। उसने भी कोलकाता लौटने के बाद एक ऑटोमेटिक खरीदी थी, लेकिन वह इसे अपनी कमजोरी का संकेत मानता था और गर्व महसूस नहीं कर रहा था। वे ट्रैफिक के बीच से धीरे धीरे रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े, जो इस समय ज्यादा घना नहीं था, लेकिन फिर भी सफर आसान नहीं था। जब उन्होंने मणिकतला पार किया तो एक घड़ी ने 11 बजाए और कौशिक घोष ने बेचैनी से कहा, भगवान करे हम उन्हें चूक न जाएं। फिर वह हंसते हुए जोड़ा, शर्त लगाता हूं कि पुराने प्रशांत सन्याल अपनी जान दे देते अगर इस सफर पर आ सकते। सौमित्र, जगह कितनी दूर है? अब ज्यादा नहीं, सौमित्र ने कहा, जब उसने सड़क पर गाड़ी मोड़ी जो निमतला श्मशान घाट और गिरीश पार्क की ओर जाती थी। और तुम कह रहे हो कि गैरेज वाला दोस्ताना था? पृथ्वीराज ने पूछा। हां बिल्कुल, सौमित्र ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। हमारी योजना क्या है? कौशिक घोष ने लापरवाही से कहा। हम बस वहीं बैठकर उन लोगों का इंतजार करेंगे और जैसे ही वे आएंगे उन्हें पकड़कर सच उगलवा लेंगे। पृथ्वीराज संकोच में था। अब जब वह कोलकाता की सभ्यता में वापस आ चुका था तो उसे महसूस हुआ कि मुखर्जी मेंशन की अराजक रणनीतियां अब उपयुक्त नहीं थीं, लेकिन कौशिक घोष अब भी पूरी तरह से रोमांच के मूड में था। इन लोगों को सिर्फ ताकत की भाषा समझ में आती है, उसने जोश से कहा। हम उनसे उनकी ही भाषा में बात करेंगे। पृथ्वीराज विरोध करना चाहता था, लेकिन ठीक उसी क्षण उनकी गाड़ी गैरेज के सामने आकर रुक गई। उन्होंने देखा कि डॉली गराज अभी भी खुला था, हालांकि कॉफी स्टॉल पर भीड़ बहुत कम थी। जैसे ही कार रुकी, एक लंबा चौड़ा हड्डियों वाला आदमी जिसने ओवरऑल और ट्रिल्बी हैट पहना हुआ था, उनसे मिलने के लिए बाहर निकला। उसकी आंखों में ठंडा संदेह था, जिसे सौमित्र की दोस्ताना मुस्कान भी पिघला नहीं सकी। मैं उस पुरानी कार के बारे में पूछने आया हूं, जिसे मैं खरीदना चाहता था, सौमित्र ने अपनी सबसे मोहक मुस्कान के साथ कहना शुरू किया। ओह, तुम आए हो, है ना? उसके शब्दों में दिखावटी गर्मजोशी थी,
जो किसी को भी बेवकूफ नहीं बना सकती थी। लेकिन वह कार बिकाऊ नहीं है, समझे? बेहतर होगा कि तुम अपनी कार पीछे ले जाओ, यहां मुड़ने की भी जगह नहीं है। सौमित्र पूरी तरह से उलझन में था। यह तो आखिरी तरह की प्रतिक्रिया थी जिसकी उसे उम्मीद थी। इसे चुप रहने को कहा गया है, कौशिक घोष ने फुसफुसाते हुए कहा, और फिर गैरेज के आदमी की ओर मुड़कर वह मुस्कुराया। मुझे यह सुनकर बहुत निराशा हुई, उसने कहा। मैं इस तरह की पुरानी चीजों का संग्रह करता हूं, और मेरे दोस्त के वर्णन के अनुसार तुम्हारे पास जो कार है वह लगभग परफेक्ट लगती है। कम से कम इसे देखने तो दो। वह जल्दी से कार से बाहर निकला और अंधेरे में छिपे गैरेज के दरवाजे की ओर बढ़ा। ओह नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। ओवरऑल पहने उस संदिग्ध और अनमित्र व्यक्ति ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसी क्षण कौशिक घोष ने खुद को एक 6 फुट 3 इंच लंबे, आक्रामक और नाराज आदमी के सामने पाया। उसकी आवाज कुछ नरम पड़ी। यहां मेरे बहुत से दोस्त हैं, खास दोस्त। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यहां से निकल जाता। कौशिक घोष ने अचरज भरी नजरों से उसकी ओर देखा। मेरे प्रिय सज्जन, आखिर बात क्या है? उसने कहा। यकीनन तुम ऐसे आदमी नहीं हो जो सिर्फ किसी को कार दिखाने के लिए इतना सख्त रवैया अपनाए। इससे तुम्हारा समय भी तो बर्बाद नहीं होगा। उसने अपने जेब में पड़े सिक्कों को हल्के से खनकाया, लेकिन ट्रिल्बी हैट के नीचे का चेहरा अब भी ठंडा और बेरुखी से भरा था। अब सुनो, वह आदमी बोला, अपनी ओवरऑल की जेब से हाथ निकालते हुए। मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूं, मानो या ना मानो, लेकिन अगर तुम मेरी मान लो, जो मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, तो यहां से दूर चले जाओ। मेरे पास इसके अपने कारण हैं, समझे? कौशिक घोष अब भी उलझा हुआ दिखा। लेकिन यह तो बहुत अजीब है, उसने कहा। फिर जैसे अचानक उसे कोई विचार आया, उसने पूछा, क्या यह चीज तुम्हारी रुचि की नहीं? उसने कुछ नोटों की आवाज निकाली और फिर अपनी शांत, लापरवाह आवाज में कहा, मुझे हमेशा यह बहुत आकर्षक लगते हैं। संसद भवन की तस्वीर वाले यह नोट बहुत सुंदर लगते हैं, या शायद तुम्हें यह वाला ज्यादा पसंद आए, या यह। मेरे पास 2 हरे रंग वाले भी हैं, क्या कहते हो? एक क्षण के लिए आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन यह साफ था कि उसकी आक्रामकता कुछ कम हो गई थी। एक 500 रुपए का नोट, उसने कहा। फिर एक लंबी चुप्पी के बाद कुछ नरम होते हुए बोला, देखो, तुम जो भी करने आए हो वह तुम्हारा काम है, मैं उसमें दखल नहीं दे रहा। लेकिन एक गुजारिश है, कोई यहां तमाशा मत करना। मेरे पास यहां सैकड़ों रुपए की गाड़ियां खड़ी हैं और मुझे अपनी इज्जत की भी चिंता है। तो कोई आग लगाने या पुलिस बुलाने जैसी बेवकूफी मत करना, समझे? बिल्कुल नहीं, हमें बस कार देखने दो, कौशिक घोष ने उसे पैसे पकड़ाते हुए कहा। वह आदमी अब भी संशय में था, लेकिन पैसे ने उसके गुस्से को कुछ हद तक ठंडा कर दिया था। क्या तुम सब अंदर आ रहे हो? उसने आखिरकार कहा। अगर हां तो जल्दी करो, कार के मालिक किसी भी समय लौट सकते हैं। यह एक बड़ी सफलता थी। पृथ्वीराज और सौमित्र रायली कार से बाहर निकले और कौशिक घोष के साथ अब कुछ नरम पड़ चुके गैरेज मालिक के पीछे पीछे अंदर चले गए। आदमी ने स्विच ऑन किया और तीनों ने वहां खड़ी विभिन्न कारों को दिलचस्पी से देखा। वो रही, सौमित्र ने उत्तेजना भरी आवाज में कहा, उस कोने में। अब बताओ, क्या इसे कहीं भी देखा जाए तो पहचाना नहीं जाएगा? बाकियों ने उसकी नजरों की दिशा में देखा और कौशिक घोष के मुंह से हैरान कर देने वाली आवाज निकली। बाकियों ने उसकी नजरों की दिशा में देखा और कौशिक घोष के मुंह से हैरान कर देने वाली आवाज निकली। इसमें वाकई कुछ खास है, उसने कहा। इसे एक बार देख लो तो कभी नहीं भूल सकते। फिर वह गैरेज मालिक की ओर मुड़ा। क्या तुमने इसे देखा है, श्रीमान? वह रुका, नाम भूल जाने के कारण हिचकिचाते हुए। बापीदा, आदमी ने बेरुखी से कहा, और मैं नहीं जानता। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता और ना ही जानना चाहता हूं। अब क्या तुमने इतना देख लिया कि खुश रह सको? कौशिक घोष ने उसे जिज्ञासापूर्वक देखा। सुनो कप्तान, उसने कहा, इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं, अगर तुमने पहले से नहीं देखा हो। वह पुरानी कार की ओर बढ़ा और मिस्टर बापीदा अनिच्छा से उसके पीछे चले। कौशिक घोष ने बोनट खोला और इंजन की ओर इशारा किया। पहले कभी ऐसा कुछ देखा है? उसने पूछा। शुरुआत में मिस्टर बापीदा ने मशीनरी को बिना रुचि के देखा,
लेकिन धीरे धीरे उनके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। वह घुटनों के बल बैठ गए और चेसिस को देखने के लिए कार के नीचे झांका। कुछ क्षण बाद उन्होंने अपना लाल चेहरा ऊपर उठाया, जो आश्चर्य से लगभग हास्यास्पद लग रहा था। भगवान की कसम, उन्होंने कहा, यह तो असली रोल्स रॉयस है। कौशिक घोष ने सिर हिलाया और अब गैरेज मालिक को यह समझ आने लगा कि ये यंग नोब्स इस कार में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। चोरी की गई है ना? उसने कहा। ओह, अब समझ में आया। लेकिन मैं हाथ जोड़कर कहता हूं साहब, यहां कोई झगड़ा मत कीजिए। मुझे पहले ही इस तरह की मुसीबत झेलनी पड़ी है, समझे? उसने विनती भरी नजरों से उनकी ओर देखा। कौशिक घोष बाकी लोगों की ओर मुड़ा। मुझे नहीं लगता कि हमें यहां कुछ करने की जरूरत है ना? उसने कहा। अगर मिस्टर बापीदा हमें अपने अहाते में खुले दरवाजों के साथ इंतजार करने देंगे तो जैसे ही भिटपी बाहर आएगा हम उसका पीछा कर सकते हैं। कैसा रहेगा? मुझे यह ठीक लगता है, मिस्टर बापीदा ने चिंता भरी निगाहों से उन्हें देखते हुए कहा। अब मैं तुम्हें बताता हूं क्या हुआ था। वह अब उत्सुकता से उनकी मदद करने को तैयार था, क्योंकि अब वह खुद को उतना आत्मविश्वास से भरा नहीं महसूस कर रहा था। आज सुबह करीब 8 बजे वह यहां इस कार के साथ आया। मेरा लड़का इसे अंदर ले गया तो मैंने इंजन की आवाज नहीं सुनी। जब मैं अंदर आया तब तक वह कार छोड़ने के निर्देश दे चुका था। मैंने जितना सुना उससे यही समझ आया कि वह रात में किसी दोस्त से यहां मिलने वाला था, और जैसे ही वह दोस्त आता वे दोनों कार लेकर निकलने वाले थे। फिर आज रात 8 बजे यह जनाब, उसने सौमित्र की ओर इशारा किया, यह यहां आए और कार को देखा और बोले कि इसे खरीदना चाहते हैं। अब मुझे समझ आ रहा है कि यह सब चालाकी थी, उसने उन पर प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उस समय मुझे कुछ गड़बड़ नहीं लगी, इसलिए जब कार का मालिक आधे घंटे पहले आया तो मैंने उसे बताया कि कोई इस पुरानी कार में दिलचस्पी ले रहा था। यह सुनकर वह एकदम भड़क उठा, पूरी तरह से। बताओ, उसने कहा, क्या वह कुछ ऐसा दिखता था? फिर उसने एक छोटे लाल बालों वाले आदमी का वर्णन किया, जो अब मुझे समझ आ रहा है कि यह जनाब है। उसने पृथ्वीराज की ओर सिर हिलाया। शायद यह आपकी कार है साहब? उसने पूछा। पृथ्वीराज ने मुस्कुराकर कोई जवाब नहीं दिया और मिस्टर बापीदा आगे बोलता गया। खैर, आखिरकार जो हुआ वह यह था कि उसने मुझे साफ मना कर दिया कि मैं उसकी कार किसी को न दिखाऊं, और बहुत बुरी तरह से कहा। उसने कहा कि वह 12 बजे से पहले लौटेगा, और अगर उसका दोस्त पहले आ गया तो उसे इंतजार करने को कहना। पृथ्वीराज ने अपनी घड़ी देखी। हमें तुरंत अहाते में जाना चाहिए, उसने कहा। मिस्टर बापीदा ने सफेद पुते हुए गैराज की दीवार पर लगी बड़ी घड़ी की ओर देखा। भगवान की कसम, हां, उसने कहा। आधा मिनट, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। उसकी मदद से उन्होंने राइली को डॉली गैराज के किनारे के अंधेरे अहाते में पीछे किया और अपनी लाइटें बंद कर दी। तुम कार में बैठकर इंतजार करो, जैसे ही वे सड़क पर आए तुम उनके पीछे लग जाना, समझे? उसने कहा। चूंकि और कोई बेहतर विकल्प नहीं था, वे उसकी सलाह मान गए और कार में चुपचाप बैठ गए, इंतजार करने लगे। कौशिक घोष अपने आप में मुस्कुरा रहा था। रोमांच के वादे ने उसकी आंखों की सुस्ती मिटा दी थी और वह सतर्क और उत्सुक दिख रहा था। सौमित्र स्टीयरिंग व्हील पर झुका हुआ था। उसका पतला पीला चेहरा पूरी तरह से भावहीन था। सिर्फ पृथ्वीराज थोड़ा परेशान दिख रहा था। उसे संदेह था कि राइली कार इस बदली हुई रोल्स रॉयस का पीछा करने में सक्षम होगी या नहीं। वह कौशिक घोष की बंदूक को लेकर भी थोड़ा चिंतित था। उसे यह एहसास था कि वे बिना किसी ठोस सबूत के पूरी तरह गैरकानूनी हरकत कर रहे थे, और अगर इस दौरान कुछ भी गड़बड़ होती तो बाद में इसे समझाना मुश्किल हो सकता था, भले ही इंस्पेक्टर अरनिंदम जैसे सहयोगी व्यक्ति से बात करनी हो। उसे इन विचारों से कौशिक घोष की कोहनी ने चौंका दिया, जो धीरे से उसकी पसलियों में गुदगुदी कर रही थी। उसने सिर उठाया और देखा कि एक लंबा भारी शरीर वाला व्यक्ति हल्के ओवरकोट और सिर पर अच्छी तरह से खिंची हुई टोपी पहने गैरेज के खुले दरवाजे से आती रोशनी की पट्टी में खड़ा था। बटलर, सौमित्र ने उत्तेजित होकर फुसफुसाया। पृथ्वीराज ने सिर हिलाया।
उसने भी उस आदमी को पहचान लिया था। मिस्टर बापीदा का व्यवहार बिल्कुल सही था। लीजिए साहब, उन्होंने खुशी खुशी कहते हुए सुना, आपके दोस्त को आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। उन्होंने कहा था कि वह ठीक 12 बजे से पहले यहां होंगे। मैं कहता हूं आप बाहर खड़े मत रहिए, उन्होंने चतुराई से जोड़ा, क्योंकि वह आदमी इधर उधर देखने की कोशिश कर रहा था। हमेशा कोई न कोई कार यहां अचानक घुस आती है, बिना यह देखे कि कहां जा रही है। मैं उन्हें रोक नहीं सकता। बहुत खतरनाक होता है, समझे? हां, यही सही रहेगा, अंदर आ जाइए। जैसे ही वे दोनों अंदर गए, एक तीसरी परछाई जो तेज और घबराए हुए कदमों से बढ़ रही थी, अंधेरे से निकलकर भीतर चली गई। कार में बैठे तीनों लोगों ने उसे गैरेज में प्रवेश करते हुए देखा। वह खुद व्हिटबी था। इंजन स्टार्ट कर दूं? सौमित्र ने फुसफुसाते हुए पूछा। कौशिक घोष ने चेतावनी भरा हाथ उसके कंधे पर रख दिया। रुको, जब तक वे अपनी कार स्टार्ट न करें, उसने कहा। अब सौमित्र ने धीरे से स्टार्टर दबाया और राइली कार हल्के से गुनगुनाने लगी। पीछे रहो, देखो वे किस दिशा में मुड़ते हैं, फिर उनका पीछा करो, कौशिक घोष ने धीरे से मगर तेजी से कहा। देखो, वे आ रहे हैं। जैसे ही उसने यह कहा, कंक्रीट पर पहियों की हल्की सरसराहट सुनाई दी और फिर वह पुरानी, असामान्य रूप से ऊंची नीची कार नरमी से सड़क पर निकल गई, वानस्टेड की दिशा में, शहर से दूर। सौमित्र ने क्लच दबाया और राइली अपने छिपने की जगह से बाहर निकल आई और शिकार की तरह पीछा करने लगी। भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक के बीच एक सुंदर चांदी की मछली की तरह तेज और फुर्तीली। पहले कुछ मीलों तक, जब तक वे अब भी ट्रैफिक में थे, सौमित्र ने केवल यह सुनिश्चित किया कि उनकी नजर बदले हुए रूल्स पर बनी रहे। वह समझ गया था कि कोलकाता में रहते हुए उन्हें ओवरटेक करना बेवकूफी होगी, क्योंकि वे पूरी तरह से अनौपचारिक रूप से काम कर रहे थे और वह खास तौर पर यह नहीं चाहता था कि सामने की कार में बैठे लोग उन पर शक करें। इसलिए वह सावधानी से चला, इस तरह से कि हमेशा उनके और रोल्स के बीच पर्याप्त ट्रैफिक बना रहे। कौशिक घोष उत्साहित था। वह अपनी थ्योरी को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त था और उसे यकीन था कि मुखर्जी मेंशन मिस्ट्री का अंतिम दृश्य बस शुरू होने ही वाला था। सौमित्र पूरी तरह से पीछा करने की बारीकियों में डूबा हुआ था, इसलिए उसने अंतिम नतीजे के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। सिर्फ पृथ्वीराज ही संदेह में था। इस पूरे असामान्य मामले की तरह यह स्थिति भी उसे अपनी अविश्वसनीय अनौपचारिकता से परेशान कर रही थी। वह इस सोच को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था कि यह सब कानूनी रूप से बहुत गलत हो सकता है, और इसके अलावा उसके दिमाग के किसी कोने में एक और सवाल हमेशा बना रहता था, वही सवाल जिसने उसे कोलकाता लौटने के बाद कई रातों तक जगाए रखा था। वह चाहता था कि कौशिक घोष की थ्योरी सही साबित हो, लेकिन वह इस विचार से इतना डर गया था कि वह इसे परखना ही नहीं चाहता था। वह बस यही चाहता था कि कौशिक घोष सही हो और ऐसा कुछ न मिले जो उसे कातिल को कहीं और ढूंढने के लिए मजबूर करे। जैसे ही वे ट्रामवे लाइनों से बाहर निकले और उन छोटी छोटी नई बनी हुई बस्तियों से आगे बढ़े जो शहर को खेतों से अलग करती हैं, वे और उनके सामने की अजीब पुरानी कार लगभग अकेले ही थे इन चौड़ी और कम रोशनी वाली सड़कों पर। रात ठंडी हो रही थी और जमीन पर हल्की धुंध थी, जिससे सामने की कार एक पुराने जमाने के भूत की तरह दिख रही थी जो मोटरिंग के शुरुआती दिनों से लौट आया हो। जब आखिरी घर भी उनकी नजरों से ओझल हो गया और वे जंगल से होकर जाने वाली एक सीधी लंबी सड़क पर आ गए, तब सौमित्र ने कहा, अब कैसा रहेगा? क्या मैं गाड़ी तेज कर दूं? कौशिक घोष ने पृथ्वीराज की ओर देखा। तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने पूछा। पृथ्वीराज थोड़ा हिचकिचाया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम करने क्या जा रहे हो, उसने कहा। मान लो तुम उन्हें रोकने में सफल हो भी गए तो तुम कहोगे क्या? हमारे पास इस आदमी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और अगर होता भी तो हमें कुछ करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हम सबूत लेने ही तो जा रहे हैं, कौशिक घोष ने हंसते हुए कहा। यही तो असली योजना है। पहले हम उन्हें रोकेंगे, फिर तब तक दबाव डालेंगे जब तक वे सच नहीं उगलते। पृथ्वीराज ने सिर हिला दिया।
मुझे नहीं लगता कि हमें इस तरह से उनसे कुछ मिलेगा, उसने कहा, और अगर मिल भी गया तो वह कोई कानूनी सबूत नहीं होगा। मेरा सुझाव मानो तो हमें उनका पीछा करना चाहिए जब तक वे किसी ठिकाने पर नहीं पहुंच जाते। हो सकता है वहां हमें कुछ मिल जाए। हालांकि सच कहूं तो मेरे प्यारे कौशिक घोष, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो सौमित्र, इसे बाहर फेंक देते हैं, कौशिक घोष ने मजाक में कहा। यह पार्टी का मजा खराब कर रहा है। पृथ्वीराज मुस्कुराया। हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, उसने कहा। आखिरकार हमें उन्हें अपनी नजरों से ओझल तो नहीं होने देना चाहिए। सौमित्र ने एक लंबी सांस ली। काश तुम लोग ओवरटेक करने का फैसला करते, उसने कहा। यह सड़क कमाल की है, हमें थोड़ा और करीब जाने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, है ना? कौशिक घोष ने उसे हल्के से कोहनी मारी। अगर तुम्हें अपनी स्पीड आजमानी है मेरे दोस्त, उसने कहा, तो यह तुम्हारे लिए सही मौका है। वह पुरानी गाड़ी तेज चलने लगी है। दूसरों ने तुरंत सामने देखा। रोल्स ने अचानक अपनी पिछली सम्मानजनक रफ्तार को छोड़ दिया था और अब काफी तेज गति से आगे बढ़ रही थी। उसकी लाल टेल लाइट पहले ही दूर होती जा रही थी। सौमित्र अब बातचीत से पूरी तरह कट चुका था। राइली कार खुशी से गुनगुनाने लगी और वे तेजी से आगे बढ़ने लगे जब तक कि स्पीडोमीटर ने 60 की रफ्तार नहीं दिखा दी। सावधान, कौशिक घोष ने कहा। जोश में आकर उन्हें ओवरटेक मत कर लेना। हम नहीं चाहते कि वे हमें पहचान लें। तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि उन्होंने हमें अभी तक नहीं पहचाना? पृथ्वीराज ने चतुराई से पूछा। फिर जब दोनों ने उसकी ओर सवालिया नजरों से देखा तो उसने आगे कहा, मुझे रास्ते में ऐसा लगा कि वे बहुत धीरे धीरे चल रहे थे, आराम से, जबकि सड़क पर तब और भी गाड़ियां थीं। लेकिन जैसे ही हम अकेले हुए, उन्होंने अचानक स्पीड बढ़ा दी। मुझे पूरा यकीन है कि वे हमें पहचान चुके हैं, सौमित्र ने बिना पीछे देखे कहा। यह सही कह रहा है, उसने कहा। या तो ऐसा है या फिर वे अचानक किसी बड़ी जल्दी में हैं। मुझे लगता है कि वे हम पर शक कर रहे हैं, लेकिन इन रोशनी के साथ वे हमें पहचान नहीं सकते। तो मैं कहता हूं, कौशिक घोष ने उत्साह से कहा, वे हमें चकमा देने की कोशिश करेंगे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जितना हो सके उनके करीब जाता और उनकी गाड़ी के बिल्कुल पीछे लगा रहता। पृथ्वीराज चुप रहा और धीरे धीरे राइली कार सामने वाली गाड़ी के करीब आ गई, यहां तक कि उसकी हेडलाइट्स रोल्स पर सीधी पड़ने लगी। रोल्स ने किनारे हटकर उन्हें पास जाने का इशारा किया, लेकिन सौमित्र ने इस मौके का फायदा नहीं उठाया। आखिरकार बड़ी गाड़ी ने धीरे धीरे स्पीड कम कर दी, लेकिन फिर भी सौमित्र ने उसे ओवरटेक करने की कोशिश नहीं की। रोल्स की अगली हरकत जितनी अचानक थी उतनी ही चौंकाने वाली भी। पीछे की खिड़की अचानक खुली और एक गोली सीधा उनके सामने सड़क पर आकर गिरी। सौमित्र ने झटके से गाड़ी घुमाई और राइली लगभग रुकने वाली थी। हमारे अगले टायर पर निशाना लगाया था, उसने कहा। अगर गोली लग जाती तो हमारी गाड़ी पलट जाती। कौशिक घोष, मुझे लगता है कि तुम सही हो। सामने वाला शख्स बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। बिल्कुल सही, कौशिक घोष उत्साह से बोला। लेकिन उन्हें भागने मत दो, वरना वे मिनटों में हमारी नजरों से ओझल हो जाएंगे। माफ करना, सौमित्र ने हठीले अंदाज में कहा। मैं अपनी दूरी बनाए रखूंगा। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि इस रफ्तार में अगर टायर फट जाए तो क्या हो सकता है। ओह, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा, कौशिक घोष ने हंसते हुए कहा। वैसे भी उसकी निशानेबाजी बहुत खराब है। सौमित्र ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने सावधानी से अपनी गाड़ी को रोल्स से एक सुरक्षित दूरी पर रखा। अब वे तेज रफ्तार से भागने की कोशिश करेंगे, कौशिक घोष ने कहा। अगर हमें सही वक्त पर वहां पहुंचना है तो मेहनत करनी होगी। सड़क के किनारे वाले मोड़ों पर नजर रखना। क्या तुम इस सड़क को जानते हो? काफी हद तक, सौमित्र ने जवाब दिया। मुझे लगता है कि वह बर्रैकपुर या उसके आसपास जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि वह इतनी आसानी से हमसे पीछा छुड़ा पाएगा। अब सामने की बड़ी कार तेजी से दूर निकल रही थी और सौमित्र को उसे नजर में बनाए रखने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। बर्रैकपुर में उन्होंने उसे पूरी तरह खो दिया और हाई स्ट्रीट में एक पुलिस वाले से पूछना पड़ा।
शांत स्वभाव के गांव के इस पुलिस वाले ने पहले तो उनकी लाइसेंस प्लेट का मुआयना किया, फिर बताया कि एक पुरानी किस्म की गाड़ी जिसकी हेडलाइट्स बहुत ताकतवर थीं, कुछ मिनट पहले ही शहर से गुजरी थी और भोलपुर रोड होते हुए बंडल और चंदन नगर की तरफ बढ़ रही थी। रायली कार तुरंत घुमावदार सड़क पर आगे बढ़ गई, जबकि कौशिक घोष जोर जोर से गालियां बक रहा था। अब हम बर्बाद हो गए, उसने निराशा से कहा। हमने उन्हें निश्चित ही खो दिया है। उन्हें बस किसी साइड रोड में मुड़कर अपनी लाइट्स बंद करनी है और हमारा खेल खत्म। सच कहूं तो अब आगे बढ़ने का कोई मतलब भी नहीं दिखता। एक ही संभावना बचती है, पृथ्वीराज ने शांति से कहा। अगर वे किसी निश्चित जगह जाने की जल्दी में हैं, मेरा मतलब है अगर उन्हें किसी तय समय पर कहीं पहुंचना है तो वे शायद सीधा चलते रहेंगे और यह सोचेंगे कि वे हमें चकमा दे चुके हैं। बिल्कुल सही, कौशिक घोष ने जोश में कहा। तो फिर पूरी रफ्तार से चंदन नगर चलते हैं और वहां पूछताछ करते हैं। इतनी अजीब गाड़ी कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। देखने में ही लगता है कि इसे अकेले सड़क पर नहीं होना चाहिए। पूरी ताकत लगा दो सौमित्र। आदेश का पालन होगा कप्तान, सौमित्र ने मुस्कुराते हुए कहा और एक्सीलरेटर पर पैर रख दिया। वे इतनी तेजी से विथम से गुजरे कि स्थानीय प्रशासन उन्हें देखकर आगबबूला हो जाता, लेकिन फिर भी सड़क वीरान और भूतिया ही लगी। आखिरकार चंदन नगर के पास दूर पेड़ों के पीछे से हेडलाइट्स की हल्की सी चमक दिखी। कौशिक घोष खुशी से चिल्लाया, जहाज दिख रहा है कप्तान। यही होगा सौमित्र, स्पीड बढ़ाओ। ठीक है, लेकिन अगर गाड़ी ज्यादा गर्म होकर रुक गई या सड़क से उतर गई तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, सौमित्र ने दांत भींचते हुए कहा। अब इसकी पूरी ताकत लगा दी है। सड़क के दोनों तरफ की झाड़ियां धुंधली होती जा रही थीं। आखिरकार लंबी सीधी सड़क पर उन्होंने धीरे धीरे फिर से बड़ी गाड़ी को पकड़ लिया। यही है, कौशिक घोष ने कहा। यह धीरे चल रही है ना? तुलनात्मक रूप से, मेरा मतलब है। मुझे लगता है कि पृथ्वीराज सही कह रहा था। ये किसी से मिलने के लिए जा रही है। देखो, चलो धीमे हो जाते हैं और अपनी हेडलाइट्स बंद कर देते हैं। सड़क के किनारे की रोशनी हमें रास्ता दिखा देगी। अरे, अब ये कहां जा रही है? यह सौमित्र था जिसने कहा। आगे वाली गाड़ी अचानक दाईं ओर मुड़ गई, मुख्य सड़क छोड़कर। उसके पीछे जाओ, कौशिक घोष ने दबे हुए उत्साह से कहा। अब हम असली जगह पर पहुंच रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है। कोई अंदाजा है कि यह रास्ता कहां जाता है? नहीं, सौमित्र ने कहा। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं। अगर मुझे ठीक से याद है तो वहां सिर्फ एक संकरी गली है, शायद किसी घर का ड्राइववे। तो और भी अच्छा, कौशिक घोष उत्साहित था। इसका मतलब है कि हमने उन्हें ढूंढ लिया है। जरा रुको, सौमित्र ने कहा, अपनी हेडलाइट्स धीमी करते हुए और गाड़ी मोड़ते हुए। ये ड्राइववे नहीं है, अब मुझे याद आ रहा है। वहां कहीं एक साइन पोस्ट है जिस पर लिखा है बिर्च की ओर, चाहे वह कहीं भी हो। ओह, इस सड़क पर तेज रफ्तार से चलाना मुश्किल होगा, उसने अचानक कहा, जैसे ही उसने रायली को एक छुपे हुए तीखे मोड़ पर घुमाया। वे जिस कार का पीछा कर रहे थे उसकी हेडलाइट्स अब भी आगे कई मोड़ों के बाद हल्की हल्की दिख रही थीं। अगले कुछ मील का सफर एक बुरे सपने की तरह था। मोड़ इतने ज्यादा थे कि गिनना मुश्किल हो गया। भगवान ही जाने कि हम वापसी का रास्ता कैसे ढूंढेंगे, सौमित्र ने बड़बड़ाया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा वो बंदूक वाला दोस्त ज्यादा खतरनाक है या इन सुनसान सड़कों में सुबह होने से पहले वापस लौटने की कोशिश। हिम्मत रखो, कौशिक घोष ने सांत्वना दी। हो सकता है दोनों का सामना करना पड़े। कोई अंदाजा है कि हम कहां हैं? क्या वह अभी जो हमने पार किया वह कोई चर्च था? मुझे तो बस एक गाय की आवाज सुनाई दी, पृथ्वीराज ने मददगार अंदाज में कहा। चलो उन्हें पकड़ते हैं, कौशिक घोष ने कहा। अब कुछ ठोस होना चाहिए। पृथ्वीराज ने सिर हिलाया। यह ठीक नहीं होगा मेरे दोस्त, उसने कहा। तुम समझ नहीं रहे कि हमारी स्थिति क्या है। हम किसी आदमी को आधी रात को रोककर उस पर हत्या का आरोप नहीं लगा सकते जब तक कि हमारे पास पक्के सबूत या अधिकार न हो। हमें बस यह पता लगाना है कि वह कहां जा रहा है, बस इतना ही।
कौशिक घोष चुप हो गया। वह इस रोमांच को इतनी आसानी से खत्म नहीं होने देना चाहता था। वे चुपचाप सफर करते रहे। कई मील के बाद, जो अंतहीन लग रहे थे, संकरी कीचड़ भरी गलियों से गुजरते हुए, जिनकी सतह जोते हुए खेतों जैसी थी, भूले बिसरे गांवों से होते हुए, धुंधले चर्चों के पास से निकलते हुए और सामने दिख रही रोशनी के सहारे चलते हुए, अंततः अंधेरा हल्का होने लगा और भोर की मध्यम रोशनी में उन्होंने खुद को हरे गाढ़े घास से ढके एक पत्थरीले रास्ते पर पाया, जो अब तक के सबसे वीरान इलाकों में से एक था। चारों ओर बस दूर दूर तक फैले दलदली मैदान थे, जहां ऊबड़ खाबड़ घास के झुंड थे। कहीं कहीं कोई टूटी फूटी नदी या नहर दिख रही थी। दूर सामने वह पुरानी काली कार अब भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कौशिक घोष ने हवा में सूंघा। समुद्र, उसने कहा, मुझे लगता है कि वह पुराना अजूबा वहां तैर सकता है। इस तरह की गाड़ियां कुछ भी कर सकती हैं। अगर हम इसे पीछा करते हुए पानी में चले गए तो हमारा काम तमाम। बिल्कुल, सौमित्र ने सूखी आवाज में कहा। अब क्या करें? मुझे लगता है कि हमें अंत तक जाना चाहिए, कौशिक घोष ने कहा। हो सकता है कि उनका कोई पारिवारिक हाउस बोट वहां हो। अरे देखो, अब वे क्या कर रहे हैं? रोल्स ने आखिरकार पूरी तरह से रुक गई थी, लेकिन उसकी हेडलाइट्स अब भी टर्फ पर चमक रही थीं। सौमित्र ने राइली को झटके से रोका। अब क्या? उसने पूछा। अब असली मजा शुरू होता है, कौशिक घोष ने कहा। अपनी बंदूक निकालो पृथ्वीराज। उसने यह कहते ही था कि सुबह की हवा में एक जोरदार आवाज गूंजी और उसके तुरंत बाद एक रिवॉल्वर की गोली उनके काफी करीब सड़क पर गिरी। कौशिक घोष ने बिना सोचे समझे जवाबी गोली चलाई। उसकी ऑटोमेटिक पिस्तौल की आवाज के तुरंत बाद एक और जोरदार धमाका हुआ। उनका पिछला टायर गया, उसने कहा। चलो गाड़ी के पीछे छिपते हैं और युद्ध जैसा खेल खेलते हैं। वे जरूर जवाब देंगे, यह मजेदार होने वाला है। लेकिन इसमें वह गलत साबित हुआ। न भिडबी और न ही उसके साथी ने और गोली चलाने की कोई इच्छा दिखाई। वे दोनों अब हल्की होती रोशनी में साफ दिख रहे थे। भिडबी एक लंबे डस्ट कोट और एक नरम हैट में था, जबकि दूसरा आदमी उससे लंबा और दुबला था। उसकी टोपी अब भी उसके चेहरे पर झुकी हुई थी। और फिर जब वे अभी भी उसे देख ही रहे थे, भिडबी ने अपनी कोट की जेब में हाथ डाला और एक बड़ा सफेद रूमाल निकाला। उसे शांति से हिलाया, ऊपर नीचे। इस इशारे का मतलब बहुत स्पष्ट था। पृथ्वीराज हंसने लगा। कौशिक घोष भी हल्का मुस्कुराया। कम से कम दोस्ती का इशारा तो है, उसने कहा। अब आगे क्या होगा? भिडबी ने अब भी अपना रूमाल आगे किए रखा और 2 कदम आगे बढ़ा। फिर उसकी धीमी हिचकिचाती आवाज हवा के साथ उनके कानों तक पहुंची। चूंकि हम दोनों के पास बंदूकें हैं, शायद हमें बात कर लेनी चाहिए, उसने ऊंची आवाज में कहा। तुम लोग क्या चाहते हो? कौशिक घोष ने पृथ्वीराज की ओर देखा। इस पर नजर रखो, उसने धीरे से कहा। सौमित्र, दोस्त, तुम हमारे पीछे चलो। हमें अभी तक नहीं पता कि इनका खेल क्या है। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। पृथ्वीराज को यह थोड़ा हास्यास्पद भी लगा। इस विशाल निर्जन दलदली मैदान में, जहां मीलों तक कोई आबादी नहीं थी, भिडबी अब भी वही घबराया हुआ, डरा सहमा इंसान लग रहा था, जैसा वह मुखर्जी मेंशन की उस भयावह रात को पृथ्वीराज से मदद मांगने आया था। हालांकि अब वह तब की तुलना में थोड़ा ज्यादा संयमित लग रहा था और उसने उनका स्वागत काफी सहजता से किया। तो हम यहां आ ही गए, है ना? उसने कहा और रुका। तुम लोग क्या चाहते हो? कौशिक घोष बोलने ही वाला था। वह अच्छे से जानता था कि उसे क्या चाहिए और वह उसे स्पष्ट रूप से बताने के लिए उत्सुक था, लेकिन पृथ्वीराज ने उसे बीच में ही रोक दिया। बस कुछ बातें करनी है डॉक्टर, उसने कहा। छोटे कद के डॉक्टर ने झपकते हुए उसे संदेह से देखा। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, उसने कहा। बिल्कुल, मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहता। तुम इतनी दूर से आए हो, है ना? वह इतना घबराया हुआ था कि वे खुद भी इस विचार से बाहर नहीं आ पाए कि यह मुकाबला उनके लिए बहुत इकतरफा है। हम कहां बात करें? छोटे डॉक्टर ने संकोच से कहा। मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे बहुत कुछ पूछना होगा। कौशिक घोष ने अपनी बंदूक जेब में डाल ली। सुनो भिडबी, उसने कहा, मुद्दा यही है, बहुत कुछ जानना बाकी है, इसीलिए हम यहां आए हैं। अगर तुम समझदारी से पेश आओगे तो सीधे जवाब दोगे।
तुम्हें पता है कि मुखर्जी मेंशन में तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ, है ना? मैंने अखबारों में पढ़ा। सामने खड़ा छोटा आदमी हिचकिचाया। बहुत अफसोसजनक। कौन सोच सकता था कि इतना बुद्धिमान और समझदार इंसान इतना भयानक अपराधी निकलेगा? कौशिक घोष ने सिर हिलाया। यह बात ठीक नहीं डॉक्टर, उसने कहा। देखो, जो कुछ हुआ वो सब अखबारों में नहीं छपा था। विटबी ने लंबी सांस ली। समझ गया, उसने कहा। शायद अगर तुम मुझे ठीक ठीक बता दो कि तुम्हें कितना पता है तो मैं भी सोच सकूं कि मुझे तुम्हें क्या बताना चाहिए। कौशिक घोष उसकी इस टेढ़ी मेढ़ी बात पर मुस्कुराया। मान लो कि हम चीजों को इतना आसान नहीं बनाएंगे, उसने कहा। मान लो कि हम दोनों अपने पत्ते पूरी तरह खोल देते हैं, सबके सब। जैसे ही उसने एक कदम और आगे बढ़ाया, छोटे डॉक्टर ने चेतावनी भरी मुद्रा में हाथ उठा दिया। माफ करना मिस्टर कौशिक घोष, उसने कहा, लेकिन मेरे पीछे जो सज्जन हैं वे अपनी पिस्तौल चलाने में बहुत निपुण हैं, जैसा कि तुमने शायद नोट किया होगा। और अभी हम उनकी सीमा में आ चुके हैं, है ना? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपनी बंदूक फिर से निकाल लेता। कौशिक घोष ने उसे घूरा और धीरे से अपनी जेब से बंदूक निकाल ली। बिल्कुल सही, भिटबी ने कहा। अब क्यों ना हम उससे थोड़ा और दूर चलें? तुम कुछ कह रहे थे? कौशिक घोष उलझन में था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक भगोड़ा आदमी सुबह के 4 बजे दलदली जमीन के बीचों बीच इस तरह का आत्मविश्वास दिखाएगा। पृथ्वीराज ने पीछे से शांत स्वर में कहा, हमें कर्नल नगेंद्र नाथ मुखर्जी की मौत में दिलचस्पी है डॉक्टर। मुखर्जी मेंशन में तुम्हारी स्थिति हमारे सामने स्पष्ट कर दी गई है। उसने डॉक्टर को ध्यान से देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई हैरानी या डर का भाव नहीं था, बल्कि वह थोड़ा सहज होता दिखा। ओ, समझ गया, उसने कहा। डॉक्टर पृथ्वीराज, तुम स्वाभाविक रूप से मेरे मरीज के शरीर के अंतिम संस्कार में रुचि रखते होगे। वास्तव में उसे दफनाने की बजाय जला दिया गया था, और वह भी मुखर्जी मेंशन छोड़ने के ठीक 36 घंटे बाद। लेकिन जाहिर है वह प्रसन्नता से आगे बोला, तुम पूरी कहानी जानना चाहोगे? हम घर से निकलते ही सीधे रजिस्ट्रार के पास गए। वह बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति था। इलाके में हर कोई कर्नल की कमजोर सेहत के बारे में जानता था, इसलिए उसे मेरी खबर सुनकर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। वास्तव में उसने बहुत आसानी से दस्तखत कर दिए। तुम्हारे और मेरे हस्ताक्षर ही उसके लिए काफी थे। उसने तुरंत सर्टिफिकेट दे दिया और हम अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। मैं घर लौट ही रहा था जब मुझे बिल्कुल संयोग से उन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बारे में पता चला जो मेरी अनुपस्थिति में हुई थीं, और इसलिए उसने पूरी ईमानदारी से कहा, हमने अपनी गाड़ी के नंबर प्लेट बदल दिए और अपनी मंजिल बदल दी। अब तो तुम संतुष्ट हो, है ना? पूरी तरह नहीं, कौशिक घोष ने कठोर स्वर में कहा। घबराया हुआ छोटा डॉक्टर इससे पहले कि वे उसे रोक पाते जल्दी से बोल पड़ा। अरे हां, बिल्कुल, उसने कहा। मैं तो भूल ही गया था। जरूर तुम्हारे दिमाग में अभी भी कई सवाल होंगे। उन कागजात का असली मतलब जिन्हें तुम, डॉक्टर पृथ्वीराज, इतनी नासमझी से नष्ट कर बैठे, कभी सामने नहीं आया, है ना? हमें पता है कि वे एक बड़े डकैती के विस्तृत योजना थी, पृथ्वीराज ने सख्ती से कहा। बिल्कुल, भिटबी ने उत्साह से कहा। यह हमारे लोगों की अब तक की सबसे बड़ी योजना थी। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि वह जगह कौन सी थी? सब कुछ इतनी बारीकी से तैयार किया गया था कि कोई भी चीज संयोग पर नहीं छोड़ी गई थी, कोई भी पहलू अनदेखा नहीं किया गया था। यह पूरी तरह तैयार की गई एक युद्ध योजना थी जिसे तुरंत अमल में लाया जा सकता था। यह एक मास्टरमाइंड का काम था, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं। क्या तुम्हें उस जगह के बारे में पता है? उसने उनके चेहरों की तरफ देखा और महसूस किया कि वे अनजान हैं। उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान फैल गई। यह मेरा रहस्य नहीं था, उसने कहा, लेकिन स्वाभाविक रूप से मैंने कुछ बातें सुन रखी थीं। जहां तक मैंने समझा, वॉन फाबर का निशाना अमेरिकी कर्ज की अदायगी के लिए सुरक्षित स्वर्ण भंडार था। तीनों एकदम चुप हो गए। इस योजना की भव्यता का एहसास अचानक उन पर हावी हो गया। फिर भिटबी तेजी से बोला, था कर्नल नगेंद्र नाथ मुखर्जी की भूमिका
वॉन फाबर के कामों में। शायद तुम्हें यह नहीं पता कि कर्नल नगेंद्र नाथ मुखर्जी अपने जीवन के अधिकांश हिस्से में वॉन फाबर के प्रभाव में था। वास्तव में मैं यह तक कह सकता हूं कि वह पूरी तरह से वॉन। हमें कर्नल नगेंद्र नाथ मुखर्जी के जीवन में नहीं, डॉक्टर व्हिटबी, बल्कि उसकी मौत में दिलचस्पी है, कौशिक घोष ने अचानक कहा। तुम उतना ही जानते हो जितना हम कि उसकी हत्या की गई थी। एक पल के लिए डॉक्टर की घबराहट भरी बड़बड़ाहट गायब हो गई और उसने उन्हें एकदम खाली नजरों से देखा। बहुत से लोग इस बात में दिलचस्पी रखते हैं, उसने आखिरकार कहा। मैं खुद भी। हमें भी यही लगा, कौशिक घोष ने बुदबुदाया, जबकि पृथ्वीराज जल्दी से बोला, डॉक्टर व्हिटबी, तुम और मैंने उन प्रमाण पत्रों पर हस्ताक्षर करके एक बहुत गंभीर अपराध किया था। पृथ्वीराज ने सिर हिला दिया। मुझे डर है कि हमें या तो बहुत मूर्ख समझा जाएगा या फिर बहुत ही अविश्वासी। यही एक बात है जिस पर हमें अब तक संतोष नहीं मेहा, व्हिटबी ने कहा और कुछ क्षण रुका। फिर अचानक उसका चेहरा खिल उठा और वह जल्दी जल्दी बोलने लगा। लेकिन सच कहूं तो मेरे प्रिय महोदय, उन हालात में हम और कर भी क्या सकते थे? क्या तुम नहीं मानते? हम एक मजबूत ताकत के शिकार थे। पृथ्वीराज ने उसकी मुस्कान को नजरअंदाज किया और गंभीरता से बोला, डॉक्टर व्हिटबी, क्या तुम जानते हो कि कर्नल नगेंद्र नाथ मुखर्जी का कातिल कौन है? छोटे डॉक्टर के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। अरे बिल्कुल, उसने कहा। कम से कम मुझे तो लगा था कि यह बात हर किसी को साफ हो जानी चाहिए, हर किसी को जिसने इस मामले के बारे में जरा भी जानकारी रखी हो। पृथ्वीराज ने सिर हिला दिया। मुझे डर है कि हमें या तो बहुत मूर्ख समझा जाएगा या फिर बहुत ही अविश्वासी। यही एक बात है जिस पर हमें अब तक संतोष नहीं मिला। लेकिन मेरे प्रिय नौजवान, पहली बार बातचीत के दौरान छोटे आदमी ने अधीरता दिखाई। यह तो सबसे स्पष्ट बात है। तुम्हारी पार्टी में, या कहें मिस्टर शुभेंदु नाथ मुखर्जी की पार्टी में, जो वॉन फाबर के विरोध में थी, अमेरिका के कुख्यात सिमिस्टर गैंग का एक सदस्य मौजूद था। शायद तुमने इसके बारे में सुना होगा, डॉक्टर पृथ्वीराज। कर्नल नगेंद्र नाथ मुखर्जी काफी समय से उनसे संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। असल में यही कारण था कि मुझे और मेरे झगड़ालू साथी को मुखर्जी मेंशन भेजा गया था, उस पर नजर रखने के लिए। डैगर रिचुअल के दौरान सिमिस्टर का आदमी हमारी निगरानी से बच निकला और उसी पल न सिर्फ उन कागजात को हथियाने में कामयाब हुआ, बल्कि उस बदकिस्मत कर्नल की हत्या भी कर दी। वैसे तुम्हें यह तो पता होगा कि कर्नल सिर्फ एक नाम था जो उसने अपना रखा था। तीनों युवा पुरुष प्रभावित नहीं हुए। कौशिक घोष ने सिर हिलाया। बुरी कहानी नहीं है, लेकिन यह सही नहीं लगती, उसने कहा। अगर हमारी ही पार्टी के किसी सदस्य ने उस बूढ़े आदमी को छुरा घोंपा था, तो तुम लोग इसे हमसे छुपाने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरे लड़के, व्हिटबी ने चिढ़े हुए स्वर में कहा, हम कोई बवाल नहीं चाहते थे। वास्तव में पुलिस का इस मामले में आना हमारे लिए सबसे खराब स्थिति होती। और फिर ऐसा लगता है कि तुम कागजात के असाधारण महत्व को भूल रहे हो। कौशिक घोष ने फिर सिर हिलाया। हमने यह सब पहले भी सुना है, उसने कहा, और तब भी यह उतना ही बेकार लगा था। पूरी ईमानदारी से कहूं तो हमें पूरा विश्वास है कि इस हत्या के लिए तुम्हारे ही किसी आदमी को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। हम यह जानना चाहते हैं कि वह कौन था और क्यों। छोटे डॉक्टर का चेहरा धीरे धीरे सुर्ख हो गया, लेकिन यह किसी अपराधी की ग्लानि नहीं, बल्कि एक नाराज आदमी की झुंझलाहट थी। तुम्हारी मूर्खता मुझे थका रही है, वह अचानक बोला। भगवान के लिए जरा सोचो, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि वह आदमी हमारे लिए कितना मूल्यवान था? क्या तुम्हें पता है कि इस एक मिशन के लिए उसे कितनी राशि दी गई थी? 2 करोड़ रुपए। सिमिस्टर शायद उसे और अधिक देने को तैयार होता। तुम इन चीजों के बारे में नहीं सुनते। सरकारी नुकसान शायद ही कभी अखबारों में आते हैं, वह भी आंकड़ों के साथ तो बिल्कुल नहीं। हमारी संगठन का कोई भी छोटा सदस्य उसकी मौत से जरा भी फायदा नहीं उठा सकता था। मुझे तो खुद सेमेस्टर के आदमी पर आश्चर्य हुआ था, जब तक कि वह अपनी ही टीम से दगाबाजी नहीं कर रहा था।
एक पल के लिए कौशिक घोष का अपने ही सिद्धांत पर विश्वास डगमगा गया। अगर ऐसा है, पृथ्वीराज ने अप्रत्याशित रूप से कहा, तो शायद यह जानकर तुम्हें हैरानी होगी कि सेमेस्टर द्वारा भेजे गए आदमी जिसे वह पैकेज हासिल करने के लिए नियुक्त किया गया था के पास एक ठोस एलिबी है। वास्तव में यह उसके लिए पूरी तरह असंभव था कि वह कभी भी उस खंजर को छू सकता। असंभव? यह शब्द भिडबी के होंठों से लगभग एक चीख की तरह निकला, लेकिन आलोचनात्मक नजरों से उसे देखने के बावजूद किसी को भी उसमें डर की झलक नहीं दिखी। उसने हैरानी से उन्हें घूरा। क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? उसने आखिरकार कहा। पूरा सबूत, पृथ्वीराज ने शांत स्वर में कहा। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने सिद्धांत पर दोबारा विचार करना चाहिए, डॉक्टर भिडबी। जरा यह भी सोचो कि मेरे कहे हुए शब्दों के आधार पर तुम्हारी खुद की स्थिति क्या बनती है। छोटे साधारण चेहरे पर हल्का सा आश्चर्य फैला, फिर सबको चौंकाते हुए वह हंस पड़ा। अमेट्योर जासूस, उसने कहा, मुझे डर है कि तुम लोगों ने बेकार ही इतनी मशक्कत की है सज्जनों। मैं मानता हूं कि हत्या के बाद अपराध में मेरी मिली भगत की स्थिति खतरनाक है, लेकिन फिर यही स्थिति डॉक्टर पृथ्वीराज की भी है। अब अपने सिद्धांत की संभावनाओं पर विचार करो। क्या तुमने मेरे लिए कोई मकसद दिया है? मेरा सुझाव है, कौशिक घोष ने शांत स्वर में कहा, कि जब वॉन फाबर को यह पता चला कि तुम्हारा कैदी तुम्हारी सख्त निगरानी से बच निकला था, जैसा कि तुम कहते हो, तो तुम्हारी स्थिति काफी खराब हो जाती। भिडबी कुछ क्षण सोच में पड़ गया। बुरा नहीं, उसने कहा। बिल्कुल भी बुरा नहीं, बहुत दिलचस्प। लेकिन उसने सिर हिलाया। अफसोस, यह सच नहीं है। नगेंद्रनाथ मुखर्जी की मौत के बाद मेरी स्थिति खराब तो थी ही, जैसा कि तुम कहते हो, लेकिन अगर वह जिंदा होता तो उसे खुद ही सबके सामने जवाब देना पड़ता है ना। यह वॉन फाबर की खुद की गलती थी कि मैं कभी उसके साथ से अलग हुआ। यह निश्चित रूप से एक ऐसा पहलू था जिसे उन्होंने नहीं सोचा था। कुछ पल के लिए सभी चुप हो गए और इस शांति में एक ध्वनि जो कुछ देर से उनके कानों में धीरे धीरे समा रही थी, अचानक बहुत स्पष्ट हो गई। एक हवाई जहाज के इंजन की लगातार गूंज। भिडबी ने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर हल्की दिलचस्पी थी। अब पूरी तरह उजाला हो चुका था और बाकी लोगों ने जब उसकी नजर का पीछा किया तो उन्होंने एक बड़ा फोकर मोनोप्लेन देखा जो धुंधले आसमान में काफी नीचे उड़ रहा था। यह तो जल्दी निकल पड़ा है, सौमित्र ने टिप्पणी की। हां, भिडबी ने कहा, यहां से कुछ मील दूर एक हवाई अड्डा है, तुम जानते हो, मेरे घर के करीब ही। वास्तव में? कौशिक घोष ने चौकन्ने होकर पूछा। तुम्हारा घर? छोटे डॉक्टर ने सिर हिलाया। हां, समुद्र के किनारे मेरा एक छोटा सा घर है। काफी एकांत जगह है, लेकिन मुझे अभी के लिए यह काफी उपयुक्त लगी। सच कहूं तो मुझे यह पसंद नहीं आया कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, और इससे मेरे दोस्त को काफी गुस्सा आया। अरे, लगता है कि वह किसी परेशानी में है। यह सौमित्र था जिसने बात की। वह अब तक उस हवाई जहाज को देख रहा था जो अब उनके ठीक ऊपर मंडरा रहा था। उसके उत्तेजित स्वर ने सबका ध्यान दोबारा आकाश की ओर खींच लिया, जहां वह विशाल विमान हवा के विरुद्ध चक्कर काट रहा था। अब इंजन की कोई गूंज नहीं थी, लेकिन वे तारों के बीच से गुजरती हवा की सरसराहट सुन सकते थे, और एक पल के लिए ऐसा लगा मानो विमान सीधे उनके ऊपर गिरने वाला हो। अगले ही क्षण वह इतनी नजदीक से गुजरा कि उन्होंने उसकी तेज हवा को अपने चेहरे पर महसूस किया। फिर वह जमीन पर उतरा और धीरे धीरे दौड़ता हुआ बड़ी कार की अब भी जल रही हेडलाइट्स की रोशनी में आकर रुक गया। सहज रूप से वे उसकी ओर दौड़े, लेकिन जब तक वे 20 गज की दूरी तक पहुंचे तब तक उन्हें एहसास नहीं हुआ कि भिडबी का साथी पहले ही वहां पहुंच चुका था और पायलट से उत्तेजित होकर बात कर रहा था। हे भगवान! कौशिक घोष अचानक अपने कदम रोकते हुए बोला। ठीक उसी पल बाकी सभी को भी वही एहसास हुआ। उनके गुस्से और आश्चर्य की लहरों के बीच भिडबी की सधी हुई आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दी। मैं देख रहा हूं कि उसके पास एक मशीन गन भी है, उसने टिप्पणी की। यही चीज मुझे जर्मनों में पसंद है, इतने कुशल होते हैं। मेरे जोशीले साथी ने
पायलट से जो कुछ भी कहा होगा उसे देखते हुए मुझे सच में नहीं लगता कि हमें और आगे जाना चाहिए। जब तुम लोग वापस जाओ तो हेडलाइट्स बंद कर देना, अब उनका काम पूरा हो चुका है, चाहो तो कार भी ले जाओ। वह रुका और मुस्कुराया। अलविदा, उसने कहा। मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हारा धन्यवाद करूं तो यह तुम्हें बहुत चिढ़ाएगा, क्योंकि तुम मुझे विदा देने आए हो। फिर उसने अचानक तेज स्वर में कहा, यह मत करना। जब उसने देखा कि कौशिक घोष ने हाथ अपने कोट की जेब की ओर बढ़ाया था। कृपया ऐसा मत करना, उसने और गहरी गंभीरता से दोहराया, वरना मेरे साथी बिना किसी झिझक के तुम्हें मार देंगे और मैं ऐसा नहीं चाहता। मुझ पर भरोसा करो मेरे प्रिय युवाओं, चाहे तुम्हारे सिद्धांत कुछ भी हों, मैं कोई हत्यारा नहीं हूं। मैं इस नाटकीय तरीके से देश छोड़ रहा हूं क्योंकि इस समय अगर मैं यहां अपना पासपोर्ट दिखाता तो कुछ समस्याएं खड़ी हो सकती थीं। और मत आना। अलविदा सज्जनों। वे खड़े होकर उसे जाते हुए देखते रहे, जबकि कौशिक घोष का हाथ फिर से उसकी जेब की ओर बढ़ा। पृथ्वीराज ने उसका हाथ पकड़ लिया। मूर्ख मत बनो दोस्त, उसने कहा। अगर उसने एक हत्या की है तो उसे दूसरी करने का मौका मत दो, और अगर नहीं की तो उसे मजबूर क्यों करना। कौशिक घोष ने सिर हिलाया और बड़बड़ाते हुए कुछ कहा जो किसी के लिए भी सम्मानजनक नहीं था। वे वहां खड़े रहे, विमान को देखते हुए, जिसकी गण अभी भी कॉकपिट से उनकी ओर तनी हुई थी। फिर जब विमान दोबारा चलने लगा तो वे वापस अपनी कार रायली की ओर लौट गए। बिल्कुल मूर्ख बना दिया गया, कौशिक घोष ने कड़वाहट से कहा। धोखा खा गए, पूरी तरह बेवकूफ बना दिया गया, चाहे जैसे कह लो। नगेंद्रनाथ मुखर्जी का हत्यारा हमारे सामने से उड़कर चला गया और हम जैसे मूर्ख यहां खड़े रहे उसकी परिकथाओं को सुनते हुए, जब तक कि उसके साथी उसे लेने नहीं आ गए। काश हमने उस मशीन गन का जोखिम उठा लिया होता। सौमित्र ने निराशा से सिर हिलाया। मुझे घिन आ रही है, उसने कहा। हमने उसे पहचान लिया था और फिर भी वह बचकर निकल गया। पृथ्वीराज ने सिर हिलाया। वह बचकर निकल गया, ये तो सच है, उसने कहा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें इसका बहुत पछतावा होना चाहिए। इसका क्या मतलब? क्या तुम सोचते हो कि उसने हत्या नहीं की? उन्होंने संदेह से उसकी ओर देखा। पृथ्वीराज ने सिर हिलाया। मैं जानता हूं कि उसने हत्या नहीं की, उसने शांत स्वर में कहा। कौशिक घोष बड़बड़ाया। मुझे डर है कि मैं तुमसे सहमत नहीं हो सकता। कसम से मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा कि मैं इतना मूर्ख कैसे बना। सौमित्र को भी कौशिक घोष की बात सही लगी, लेकिन पृथ्वीराज अपनी सोच पर अडिग रहा। जब वे चुपचाप शहर की ओर लौट रहे थे तो उसके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी और किसी न किसी तरह एक अनजाना भय भी। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।